नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसा एक्ट लेके आई हूँ जो आपको वे देगा कैसे प्रिपरेशन करनी है, जो आपको वे देगा मेन एग्जाम में आपको प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, और जो आपको ये बताएगा कि सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेज में कैसे पढ़ाती है। राइट, तो जल्दी से अपना पैरेक्ट ओपन कीजिए। थोड़ा सा आवाज़ खराब है क्योंकि आपको पता है जोधपुर में कई दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही है, और तो मौसम की वजह से थोड़ा सा तबियत ऊपर नीचे रहता है, तो कोल्ड होता रहता है ना। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं जोर से बोलूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से आप लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट निकालिए। साथ ही साथ आपके पास 1, 2, 3 और 4 कलर के पेन होने चाहिए ताकि आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो बस जल्दी से निकाल लीजिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्ट नंबर 9, और हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, किस तरह से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो आपको लिखना होता है। राइट, और साथ में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ओवरव्यू भी देखेंगे। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, इसमें थोड़ा सा एक लेख होना चलता है क्योंकि इसमें एक चैप्टर जो है रिपील हो गया, इसलिए कई बार समझ नहीं आता कि हमें उसको पढ़ना है कि नहीं, तो मैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, मेरे पास टोटल चैप्टर है 11। अब देखो 10 एग्जिस्टेंस में एक रिपील हो गया। अगर मैं बात करूं तो चैप्टर 7 है वो भी रिपील है, और चैप्टर 11 है वो भी रिपील है, पर 7 की काउंटिंग होती है इसलिए 11 भी काउंट कर रहे हैं अपन, तो 11 है। ऐसे एग्जिस्टेंस में हमारे पास 238 सेक्शन है, और ऐसे हमारे पास 266 है। इसका एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया में है, और कौन सी डेट्स है 31 अक्टूबर 2019। अगर मैं कुछ चीजें बोर्ड पे शॉर्ट पे लिख रही हूँ तो उसको बोल रही हूँ, आप बोले हुई चीज भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी कमेंसमेंट कब आई 1 सितंबर 1872। इसके साथ इसका एक भाई भी है और वो भी इसी समय आया है। ठीक है, साथ ही साथ इसके सिग्नेचर डेट अभी वो भी पढ़ना शुरू करना पड़ेगा क्योंकि वो एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं। अप्रैल 1872 है, तो लिख दो। इसकी जो सिग्नेचर हुई जिसकी ड्राफ्टिंग बन गई थी वो 25 अप्रैल 1872 है, और इसका कमेंसमेंट डेट जो है 1 सितंबर 1872 है। इसका एक भाई भी है जो सेम डे आया है, इंडियन एविडेंस एक्ट, शॉर्ट में IEA 1872, इसको शॉर्ट में बोले ICA। ठीक है, तो टोटल चैप्टर हो गया, होल ऑफ इंडिया हो गया, और ये हो गया। तो चैप्टर 7 और 11 क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 1। लेकिन उससे पहले इसका जो सेक्शन 1 और 2 है वो चैप्टर 1 में नहीं है, वो स्टार्टिंग में दिया हुआ है प्रीलिमिनरी, तो प्रीलिमिनरी में दिया हुआ है। तो जब कभी भी ऐसा कोई पार्ट जो प्रीलिमिनरी से स्टार्ट होता है और उसमें कोई चैप्टर नहीं है तो हम उसको बोलते हैं, उसको वर्ड देते हैं स्टार्टिंग, तो बोलते हैं स्टार्टिंग, तो बोलेंगे प्रीलिमिनरी 1, 2 का 2। आप जाइए CPSC के पास, उसमें भी सेम यही है, उसका जो प्रीलिमिनरी उसका कोई पार्ट नहीं, पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं है, वो भी अपने आप में स्टार्टिंग है ना, और वो है 1 to 8। तो ऐसे कई बार आ जाता है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसका चैप्टर नंबर 1 आता है आपके पास कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, सेक्शन नंबर 3 to 9। 3 या 9 गलत ही नहीं होता है। फिर आता है नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 आता है कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड अग्रीमेंट। इसलिए मैंने आपको पहले कहा बैलेट ओपन कर दो, क्योंकि ये सब चीजें बैलेट में ऑलरेडी लिखी हुई है, इसलिए यहाँ पे मैं बोलूंगी पूरा, लिखूंगी शॉर्ट में ताकि मैं बोर्ड पे ज्यादा चीजें लिख पाऊँ। फिर डिजिटल बोर्ड आ जाएगा ना, तो पहले से फिक्स होगा तो दिक्कत नहीं। अभी तो अपना वाला बोर्ड है ना, हाथ से लिखने वाला। तो स्टार्टिंग प्रीलिमिनरी 1, 2 का 2। चैप्टर नंबर 1 कहता है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल 3 to 9। चैप्टर 2 कहता है कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड अग्रीमेंट। याद रखना यहाँ पर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल अग्रीमेंट नहीं है। जल्दी से बॉक्स बना के लिखो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें वॉइडेबल अग्रीमेंट नहीं मिलेगा, जबकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। जब ये चीज़ याद रख लोगे तो आपका प्री का एक क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, जो रिलेटेड है सेक्शन 15, 16, 17, 18, 53 और 55 से। तो वहाँ और एक ही है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आता है चैप्टर नंबर 3 कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, श्रमाश्रित सुविधा 31 से 36, और देन जो इनका परफॉर्मेंस करवा देता है ना, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 37 से 67। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम SRA में भी पढ़ते हैं, वहां पर भी आता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
चैप्टर नंबर 5 कहता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और द संविदा। बेटा वैसे आप देखोगे तो इसका नाम बहुत बड़ा दिया हुआ है इसके अंदर बुक में, उसको ब्रैकेट में लिख दो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन नंबर 68 to 72। और देन आता है आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या आता है आपके पास? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 6 कहता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और भी कहीं पढ़ते हैं, आपको पता है कहाँ पढ़ते हैं? जिन लोगों के कोर्स में सेल ऑफ गुड्स एक्ट है तो वहां पर भी चैप्टर आता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट से होता है। जब आप कॉलेज में थे तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट खत्म हो जाता है। कॉलेज में जब हम पढ़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड। 19 के अंदर हमारे साथ जो जोधपुर के जो सिलेबस है उसके तो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट है, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड है। उसी सिलेबस में हम देखते हैं तो हमारे पास सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी है, पार्टनरशिप एक्ट भी है और एसआरए भी है। यानी हम 2 सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अलग अलग यूनिट होता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आया सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट जैसा कि मैंने कहा 7 रिपील हो गया और ये रिपील होके कब हुआ? 1930 और ये बन गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इसका अपना खुद का एक इंडिविजुअल एक्ट है। फिर नंबर 8 कहता है इंडेमनिटी एंड गारंटी। सेक्शन नंबर यहाँ पर भी सेक्शन जरूर लिखे ताकि आपको याद रहेगा कि हाँ ये हमारे नहीं है। ठीक है, यस, यहाँ पे आएगा 124 से 147। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 9 कहता बेलमेंट 148 से 181। अब देखो यहाँ पे बड़ा है इंडेमनिटी, यहाँ है गारंटी। इंडेमनिटी का मतलब आपकी किसी थिंग को यदि मेरे द्वारा या मेरे पास रहते हुए किसी और के द्वारा डैमेज होता है तो मैं लाइबल हूँगा, मैं उसकी क्षतिपूर्ति करूंगा, इसको बोलते हैं इंडेमनिटी। और गारंटी थर्ड पर्सन, आपने राम को 5 लाख रुपए उधार दिए और मैंने गारंटी दी कि आप दे दो, यदि राम नहीं देगा तो मैं जिम्मेदार, मैं आपको दिलवा दूंगा। दैट इज कॉल्ड गारंटी। बट व्हाट इज अ बेलमेंट? बेलमेंट को लेके हम रोजमर्रा की जिंदगी में रोज बेलमेंट होता है पर हमें पता ही नहीं उस ट्रांजेक्शन को बेलमेंट कहते हैं। आपके घर में एक शादी है, शादी के लिए आपको इवेंट लाना पड़ता है इवेंट। आप लेके आए, इवेंट का सामान लाए, शादी कंप्लीट, सामान रिटर्न कर दिया। यानी किसी पर्पस के लिए कोई थिंग लाना, बदले में कंसिडरेशन देना, इसको बोलते हैं बेलमेंट। तो ये अपनी जिंदगी में रोज होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसको बेलमेंट कहते हैं। बाकी बेलमेंट का काम तो हमारे यहाँ पड़ता रहता है, किसी पर्पस के लिए किसी से कुछ लेकर आना, कॉलेज से बेलमेंट। ठीक है, फिर आता है आपके पास एजेंसी। चलो हम एजेंसी बना देते हैं। 10 कहता है एजेंसी 182 से 238। इसमें एजेंसी में एजेंट आता है, प्रिंसिपल आता है। ठीक वैसे जैसे कि हम टॉर्ट पढ़ते हैं, वाइकेरियस लाइबिलिटी, यहाँ पर भी उसी वाइकेरियस लाइबिलिटी का किया हुआ है जिक्र। ठीक है, तो वैसे पढ़ते ना टॉर्ट, तो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट में क्या अंतर है, तो उसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है, इसमें लिक्विडेटेड डैमेजेस, इतना ही अंतर, बाकी पूरा सेम टू सेम है। और देन 11 कहता है पार्टनरशिप। ये भी यहाँ से रिपील हो गया। कब हुआ? 1932, क्योंकि अब इसका खुद का अपना एक कानून बन गया। अब यही आके थोड़ी सी गड़बड़ होगी कि अगर हम इसको हटाते हैं यहाँ से तो इसको तो हम काउंट कर ही रहे बीच में, इसलिए इसमें ऐसे लिखना पड़ता है हम लोगों को। तो कॉन्ट्रैक्ट एक बड़ा अच्छा एक्ट है, प्री में भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं और मेन में भी इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जब कोई कानून पढ़ो तो उसका ओवरव्यू पता होना चाहिए। कई बार लोगों को ये बकवास और फालतू लगता है कि टाइम वेस्टिंग है। नहीं बेटा, पैटर्न कब बदलते पता नहीं लगता। कई बार पूछ लेते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से कहाँ तक के प्री के एग्जाम में। देखिए, जब हमें जज बनना है तो हमें 0 से लेकर जेड तक पढ़ना है। जब हमें वकालत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, पीपी नॉट एपीपी आईपीओ, जब हमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है, जब हमें गवर्नमेंट प्लीडर बनना है, तो इन सब की जरूरत नहीं होती। क्यों जरूरत नहीं होती बेटा? क्योंकि वहाँ पर जो सब चीज़ें हैं वो देख कर करनी होती हैं, और जहाँ देख के करनी होती है वहाँ रटने की जरूरत नहीं है। क्या कहा मैंने? जहाँ पर देख के करने की होती है वहाँ रटने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जहाँ पर एग्जाम निकालना है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? उस केस में तो याद ही करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन नहीं रहेगा, राइट। तो इसलिए जब हम जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें हर चीज़ 0 से जेड तक पढ़नी है। उसी ड्यूरेशन में हमारे पास प्रैक्टिकल चीज़ें भी आ जाएगी, थ्योरेटिकल चीज़ें भी आ जाएगी, साथ ही साथ क्या कहते हैं हमारे क्या बोलते हैं केस लॉज भी आ जाएगी, वो सब आ जाएगी। लेकिन जब हमें प्रैक्टिस करनी है तो फिर 0 से पढ़ने की जरूरत नहीं। बट लॉ का नॉलेज होना चाहिए। आप किसी के आज जूनियर बनेंगे, कल आप किसी के सीनियर बनेंगे, तो आपका जूनियर आएगा तो उसको बताओगे तो सही ना कानून क्या है। तो कानून स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा आना चाहिए।
हमारे कोर्स में एक इंटरप्रिटेशन है राजस्थान जुडिशरी। इंटरप्रिटेशन तो यही कहती है कि भैया कानून को चारों कोनों से पढ़ा जाना चाहिए और जुडिशरी पे पढ़ना है, बनना है तो चारों कोनों। हाँ, इसके साथ हमें थोड़ी थ्योरी ऐड करनी होती है, इसके साथ थोड़े में केस लॉज भी ऐड करने होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। जैसे मैंने कहा 6 नंबर 8 नंबर के क्वेश्चन कैसे करना है तो वो तो बताने पड़ेंगे ना। तो इसलिए यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट को भी हमें पढ़ना होता है। पार्टनरशिप हमें पता होना चाहिए कि भैया पहले यहाँ पे थे, अब यहाँ से चले गए। तो देखो रिपील वाले क्वेश्चंस भी पूछते हैं। दिल्ली जुडिशरी का प्री का पेपर देखना, पूछते हैं रिपील कब हुआ। तो ये चैप्टराइजेशन प्री मेन इंटरव्यू के लिए काम आएगा। पूछो कैसे? प्री निकलेगा तब मेन दोगे, मेन निकलेगा तब इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में जाने के लिए पहली शर्त क्या है? प्री निकालना। और उससे भी पहले शर्त क्या है? फॉर्म भरना। उससे भी पहली शर्त क्या है? LLB करना। तो ये तो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते रहते हैं। अब चलते हैं हम लोग स्टार्टिंग। ये है हमारा स्टार्टिंग, जिसे हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी। ठीक है, सेक्शन में 1 2 का 2। सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। जनरली ये जो लाइन होती है वो हम यहीं दे देते हैं। ठीक है, बट इसमें सेविंग्स भी है। पता 1872 से पहले कॉन्ट्रैक्ट में जबान चलती थी, जो मैंने कह दिया दैट इज अ फाइनल, और वो फाइनल को लेके लोग काम करते थे। तो हमारे कस्टम, हमारे यूजेस जो वैलिड हैं वो आज भी हमारे लॉ से ऊपर है। जब तक कि वो कस्टम और वो यूजेस हमारे लॉ को इनकंसिस्ट नहीं करते हैं, वो भी एक लॉ ही है। अगर लॉ के सोर्सेज पढ़ते हैं तो उसमें कस्टम भी आता है, यूजेस भी आते हैं, लेजिस्लेशन भी आता है। तो ये सब चीज़ें आती रहती है। तो ये सेक्शन 1 कहता है। फिर आता है सेक्शन 2। उसको भी याद करने की ट्रिक है, बहुत ईजी है। सेक्शन 2 याद करना तो बहुत ईजी है। सबसे पहले मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट में क्या देती हूँ? प्रपोजल। तो 2A कहता है प्रपोजल दे दो। जैसे आप प्रपोजल को क्या करोगे? स्वीकार, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बनते ही एक्सेप्टेंस होते ही हमारे बीच तैयार हो जाएगा प्रोमिस। यानी यहाँ पे एक्सेप्टेंस और प्रोमिस की डेफिनेशन 2B में है। ठीक वैसे ही जैसे कि CRPC में वेलेबल और नॉन वेलेबल भी सेम होती है, 2A में है ना। फिर एक बन गया प्रोमिजर, दूसरा बन गया प्रोमिजी। देने वाला हमेशा अर, जिसने दिया वो ई। मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, ट्रांसफरर, ट्रांसफरी, प्लेजर, प्लेजी, पॉनर, पॉनी, है ना। जितने भी अर हैं वो दे रहे हैं, जितने भी ई हैं वो ले रहे हैं। तो मैंने दिया आपको प्रपोजल, आपने किया उसका एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस करते बन गया प्रोमिस। एक हो गया प्रोमिजर, दूसरा हो गया प्रोमिसी। अब क्या देना पड़ेगा आपको? कंसिडरेशन। तो 2D कहता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन देते ही आपके और मेरे बीच में क्या हो गया? कंप्लीट अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में किंतु परंतु लगा देते हैं, इस साथ दे उस साथ ले, दैट इज अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जैसे ही इसको रेसिप्रोकल प्रॉमिस को ऐसे याद रखो, इस साथ दे उस साथ ले, हैंड टू हैंड जो काम, तो वो हमारे रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। हमें पसंद नहीं आया हैंड टू हैंड का काम, EFG, तो हमारे बीच हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो गया हमारे बीच में? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड अग्रीमेंट। पहले अग्रीमेंट आएगा, वॉइड अग्रीमेंट हो गया। लेकिन अगर मुझे आपकी शर्तें पसंद आ गई तो हो गया हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट तैयार। क्या कहा मैंने? कि हमें कुछ आए ना आए, हमें इतना पता होना चाहिए कि जो कानून हम पढ़ने जा रहे हैं उस कानून की डेफिनेशन कहाँ दी गई है। इस कानून की डेफिनेशन 2H में दी गई है। कहाँ दी गई इस कानून की डेफिनेशन? 2H में दी गई है। ठीक है, ठीक वैसे लिमिटेशन की कहाँ दी गई है? लिमिटेशन एक्ट के अंदर 2G में दी गई। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन सेक्शन 5 में दी गई। ईजमेंट एक्ट के अंदर ईजमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 4 में दी गई। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पार्टनरशिप की डेफिनेशन 5 में दी गई। तो हमें कानून की, जो कानून का नाम है, जैसे NDPS एक्ट है तो ND की डेफिनेशन 2K14 में, PS की डेफिनेशन 2K23 में। तो ये पता होना चाहिए कानून की डेफिनेशन का। अब जब एक पार्टी का ऑप्शन होता है, H के बाद आई तो वॉइडेबल। जब भी एक पार्टी के ऑप्शन की बात आता है तो वॉइडेबल, और दोनों पार्टी कहते हैं मेरे से तो नहीं होगा तो हो जाता वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे करके हमें डेफिनेशन याद करनी है। मैंने आपको प्रपोजल दिया, आपने एक्सेप्टेंस किया, एक्सेप्टेंस करते प्रोमिस बन गए, प्रोमिस ने प्रोमिजर प्रोमिस हो गया, कंसिडरेशन दिया, एग्रीमेंट दिया, फिर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आए, पसंद है तो वॉइड अग्रीमेंट हुआ, पसंद आया आप एनफोर्सेबल हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। एक पार्टी का ऑप्शन प्रॉफिटेबल, दोनों पार्टी के थे जयराम जी की नहीं हुआ तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है। थोड़ा सा स्कोर समझते हैं। तो इसको देखने के बाद हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि एग्रीमेंट 2 टाइप के होते हैं। एग्रीमेंट
टू टाइप के होते हैं, एक होता है वैलिड और एक होता है वॉइड, जबकि कॉन्ट्रैक्ट 3 टाइप के होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक जगह ऐसा बॉक्स बना के लिख दो, एक बॉक्स में लिख दो एग्रीमेंट वॉइडेबल नहीं होता है। ये वॉइड और वॉइडेबल का जो अच्छा और कॉम्बिनेशन कहाँ देखते हैं अपन लोग बेटा, हिंदू लॉ में वॉइड मैरिज वॉइडेबल मैरिज, और कहाँ देखते हैं मुस्लिम लॉ के अंदर वॉइड मैरिज वॉइडेबल मैरिज। मुस्लिम लॉ में वॉइडेबल वर्ड यूज नहीं किया गया, वहाँ पे अनियमित वर्ड यूज किया गया है ना, अनियमित इरेगुलर वर्ड यूज किया गया। तो इरेगुलर इक्विवेलेंट वॉइडेबल, कहीं लिख दो बॉक्स बना के, इरेगुलर इक्विवेलेंट वॉइडेबल, इरेगुलर इक्विवेलेंट वॉइडेबल, ठीक है। आगे चले, तो एग्रीमेंट 2 टाइप के हो गए और कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे सवाल आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, लिखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड अग्रीमेंट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मोटे मोटे कितने डिफरेंस है, 2, ऐसे तो घने सारे, 2 मोटे मोटे डिफरेंस है। पहला डिफरेंस लिखो, वॉइड अग्रीमेंट एब इनिशियो वॉइड होता है, प्रारंभ से वॉइड होता है, एब इनिशियो वॉइड होता है, जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एब इनिशियो वॉइड नहीं होता है। चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस वॉइड बन जाते हैं, चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस वॉइड। एग्जाम्पल के लिए आपने और मैंने पॉलीबैग पॉलीथीन का कॉन्ट्रैक्ट किया, जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो पॉलीथीन मार्केट में अवेलेबल थी, लेकिन मुझे उसको फुलफिल करने से पहले गवर्नमेंट ने बैन लगा दी, लॉ बना दिया, प्रोहिबिटेड कर दिया। अब वो मेरे हाथ में नहीं है, कंडीशन कंट्रोल में नहीं मेरे, तो जब कॉन्ट्रैक्ट किया था वैलिड था, लेकिन बाद में क्या होगा, वॉइड हो गया। तो पहला वॉइड अग्रीमेंट एब इनिशियो वॉइड। एग्जाम्पल, मैंने कहा राम से शाम का मर्डर कर 5 लाख रुपए दूंगा, कर दिया, क्या एग्रीमेंट हुआ? नहीं, क्योंकि हम किसी की बॉडी या प्रॉपर्टी को हार्म करने का हम कोई तरह का आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एग्रीमेंट नहीं कर सकते। तो वॉइड अग्रीमेंट एब इनिशियो वॉइड होता है, जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में वैलिड होता है, देन चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस वॉइड बन जाता है, ठीक है। नंबर 2, दूसरा अंतर यही बन गया कि वॉइड अग्रीमेंट कभी भी वैलिड नहीं होता है, जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, देन वॉइडेबल में कन्वर्ट होते हैं। नंबर 3, वॉइड अग्रीमेंट में कंपनसेशन नहीं मिलता, ब्रीच होने पर कंपनसेशन नहीं मिलता, जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसको पता था कि पॉलीथीन बैन होने वाली है, युद्ध छिड़ने वाला है, तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कंपनसेशन देना होता है, जबकि वॉइड एग्रीमेंट में कंपनसेशन नहीं देना होता है, ठीक है। तो ये मोटे मोटे अंतर है, बाकी तो जितने अंदर लिखे होते कम है, पर जुडिशरी के एग्जाम में स्पेस, जैसे राजस्थान जुडिशरी में लोअर हायर में स्पेस फिक्स दिया होता है, तो उतना ही लिख पाओगे, उससे ज़्यादा लिख ही नहीं पाओगे। तो जब स्पेस कम हो तो मोटे मोटे आपको डिफरेंसेस बताने होते हैं। तो ये डिफरेंस है आपके दोनों के अंदर। फिर जब हमारा अग्रीमेंट वैलिड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो ही जाता है। अब अगला सवाल आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब किसके अंतर की बात की मैंने, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में समानता तो यही है कि दोनों वैलिड होते हैं, कि परिस्थितियां बदल जाती है तब नहीं। अब देखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं शुरू से भी वैलिड नहीं होते, शुरू से वैलिड वो भी नहीं होते, ना एब इनिशियो वॉइड होते, दोनों ही नहीं होते, वो न्यूट्रल होते हैं बीच में, जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुरू से वैलिड होते हैं। और दूसरा अंतर है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के पार्टी के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो इसको वैलिड करा दे, चाहे इसको वॉइड करा दे, जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो वैलिड नहीं होता। तो देखो पहला अंतर, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी के पास ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दे और चाहे तो उसको एक्सेप्ट करके वैलिड कर दे। जबकि एक बार कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है तो नाउ वो किसी भी केस में वैलिड नहीं हो सकता। अब वो वैलिड नहीं हो सकता। अब सरकार ने बैन लगा दी पॉलीथीन, अब कैसे करोगे? बाद की बात में देखेंगे क्या होता है, सरकार क्या चेंज कराती है वो बाद में। फिलहाल उस समय उस मोमेंट पे आप नहीं करवा सकते, राइट। तो ये एक मोटा मोटा अंतर है कि वॉइडेबल को आप क्या कर सकते हैं, तो बोला वॉइडेबल को तो जो है आप वैलिड भी कर सकते हैं और वॉइड भी करवा सकते हैं,
ठीक है। दूसरा अंतर है कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइडेबल था, ठीक है, अभी तक उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं कराया, तो उस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपको जो भी थिंग्स मिली आप उसको आगे और ट्रांसफर कर सकते हो। जबकि एक बार कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, अब वो चीज़ आगे ट्रांसफर भी नहीं होगी, वो चीज़ आगे ट्रांसफर भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये था। और तीसरा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी के ऑप्शन पर डिपेंड करता है, जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी का कोई ऑप्शन होता ही नहीं, पार्टी का कोई ऑप्शन होता ही नहीं, ठीक है। तो ये था इन दोनों की बातें, मोटे मोटे अंतर, बाकी तो आपको देखो बहुत सारे अंतर मिल सकते हैं। आगे चले तो ये था वॉइडेबल। जब भी अंतर आते हैं तो पहले दोनों को डिफाइन करें और देन उनके डिफरेंसेस लिखिए। जब क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, 6 का आता है क्वेश्चन, अगर 10 नंबर का आता है, 15 का आता है, जब 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो स्पेस भी नहीं मिलता है, तो वह आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अब जैसे कि 6 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं इधर देखेंगे। एक आता है हमारे पास ये वाला 6 मार्क्स का, ठीक है। एक आता है हमारे पास ये वाला 6 मार्क्स का, एक आता है ये वाला 6 मार्क्स का, एक आता है ये वाला 6 मार्क्स का, एक आता है ये वाला 6 मार्क्स का, और ये आता है एक 6 मार्क्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं 2D, क्योंकि अभी मैंने कहा इस वीडियो में कि आपको बताती हूँ 6 मार्क्स के कैसे होते हैं। बाकी तो 2A 2B 2C जैसे डिटेल पढ़ाती हूँ। 2A कहता है कि प्रपोजल दिया मैंने कोई काम करने के लिए, आपको कहा आपकी सहमति के लिए, तो मैंने प्रपोजल दिया, तो उसको डिटेल पढ़ाते हैं हम लोग क्लास में। फिर B आता है कि एक्सेप्टेंस कर लिया, आपने मेरी बात को हामी भर ली, तो एक्सेप्टेंस हो गई। एक्सेप्टेंस होते आपके मेरे पीछे प्रोमिस बन गया, फिर प्रोमिस हो गया। फिर 2D, देखिए D का मतलब होता है कंसिडरेशन यहाँ पे, ठीक है। जब भी हमारे मन में कंसिडरेशन वर्ड आता है तो हमें क्या लगता है कि हमें बदले में मनी मिलेगा। कंसिडरेशन मनी है, कहाँ पर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लिखो। कंसिडरेशन मनी के रूप में काम आती है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। कहाँ काम आती है बेटा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन का मतलब ये नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन का मतलब मनी नहीं होता है, मनी भी हो सकता है, ओनली मनी नहीं होता है। तो कंसिडरेशन क्या है फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो 3 चीजें, टू डू, एब्स्टिनेंस और तीसरा प्रोमिस। और प्रोमिस भी 2 भागों में डिवाइड है, टू डू और एब्स्टिनेंस, यानी कोई कार्य करना, करने से रुकना, या मैं वचन देता हूँ कि मैं ये कार्य नहीं करूँगा, या मैं वचन देता हूँ कि मैं ये कार्य करूँगा। कहीं पे मनी दिखा क्या, नहीं। तो मनी हो भी सकती, नहीं भी। जबकि आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जाओगे ना, वहाँ कंसिडरेशन का मतलब ही प्राइस है, प्राइस के बिना वहाँ कुछ नहीं, ठीक है। जैसे तुम LLB नहीं करोगे तो मैं घर दूंगी, तो आ गया एब्स्टेंस। तुम LLB करोगे तो मैं घर दूंगी, तो भी आ गया। तुम प्रॉमिस करो कि तुम आज आउट ऑफ इंडिया नहीं जाओगे, तुम प्रॉमिस करो तुम अगले 3 दिन में आउट ऑफ इंडिया रवन हो जाओगे। तो ये सब क्या है, ये कंसिडरेशन। ये कैसा हो सकता है, तो लिखो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों हो सकता है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों हो सकता है। इसके साथ क्या लिखना होता है, सेक्शन 25। तो ये पूरा आपको करना है, 2D विथ सेक्शन 25, उसके सारे क्लोज और उसके साथ साथ केस लॉज। इतना जब लिखोगे, इनके सारे की पॉइंट लिखोगे, तो जाके आपका 6 मार्क्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो ये इसका डिटेल पूरा हम अपने क्लासरूम में पढ़ाते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब पे मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ। तो ये क्लासरूम के अंदर हम सारे केस लॉज भी लिखाते हैं, इनके की पॉइंट भी लिखाते हैं, इनके एसेंशियल एलिमेंट्स भी लिखाते हैं, पूरा डिटेल पढ़ाते हैं क्लासरूम में, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। ठीक वैसे आगे चलते हैं, और वो आता है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। जब आपके पास कभी भी रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आते हैं तो वो भी इतना आसान नहीं है, वो आता है 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। हाँ जी बेटा, तो वो है आपका 2F कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिस। हर एक वचन और वचनों का हर एक समूह एक दूसरे के लिए प्रतिफल रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है। तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगी, दैट इज अ रेसिप्रोकल प्रोमिस। इसके अंदर आपको सेक्शन 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 इतना लिखना है। यहाँ से रेसिप्रोकल शुरू होता है, यहाँ तक आपको लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, जिस्ट लिखना है। क्या बोलते, डायग्राम बना के कर सकते हो आप, शॉर्ट पूरा सुंदर डायग्राम बना के, और इनके सेक्शंस के साथ इनकी कहानी लिखनी है, क्योंकि 56 तो बहुत बड़ा है। तो 56 इंडिविजुअल आता है तब तो बहुत बड़ा लिखना है,
लेकिन जब इसके साथ आता है तो आपको टाइटल लिख के उनका जिस्ट करना है, तब जाके आपका 6 नंबर का कंप्लीट होता है। फिर आता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट, 2H कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जब करते हो तो सेक्शन नंबर 10 लिखना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन के साथ आपको सेक्शन 10 लिखना होता है, ठीक है। अब जब आप सेक्शन 10 लिखते हो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के साथ, तो कॉन्ट्रैक्ट 10 में जब आप पढ़ोगे तो उसके कुछ पॉइंट्स बनेंगे। वहां तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, उसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है, तो वहां पे आपके 8 पॉइंट बन जाते हैं। उसके बाद आपको उसके साथ लिखने केस लॉज। केस लॉज तो रटने ही है हर, क्योंकि जैसे जैसे जुडिशरी में एग्जाम होते जा रहे हैं वैसे पैटर्न चेंज होता जा रहा है। उसके बाद आता है हमारे पास वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, 2I। ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। व्हाट डू मीन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? वही एक पार्टी के ऑप्शन पर जो है एनफोर्सेबल है, दूसरा पार्टी के ऑप्शन पर एनफोर्सेबल नहीं है। इसको करने के लिए सेक्शन 15, 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 53 और सेक्शन 55, तब जाके आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देन आता है आपके पास वॉइड, इसको अभी वॉइड एग्रीमेंट अभी कराते हो, ठीक है। फिर आता है आपके पास 2G, ये है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं रह जाता, क्या वर्ड यूज किया? जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं रह जाता है, वो हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन नंबर 32, 35, 56 पैरा 2, ठीक है। और नाउ वॉइड अग्रीमेंट, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन राजस्थान जुडिशरी में तो 15 नंबर का आता नहीं ना बेटा, तो राजस्थान जुडिशरी में तो 6 मार्क्स लास्ट होते हैं, तो इतना बड़ा नहीं। लेकिन यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, दिल्ली के अंदर जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, उत्तराखंड के अंदर कोर्स में हैं, तो वहां पे आता है, ठीक है। तो आपके पास आया वॉइड अग्रीमेंट, 2G। तो आपको लिखना है सेक्शन 11, 12, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 56 पैरा 1, ये जाके आपके 6 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो कोशिश करें कि जब बड़े क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से सुंदर से डायग्राम बनाएं, डायग्राम बना के उनके छोटे छोटे जिस्ट लिखें, फिर उनके टाइटल्स लिखें, उनके जिस्ट लिखें, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वहाँ पे आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, नहीं तो नहीं। इसकी डिटेल हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, पूरा डायरेक्ट हम रीड करवाते हैं क्लास के अंदर, बच्चों से भी कराते हैं कि पार्टिसिपेशन बना रहे हैं। ऑनलाइन में भी दोनों से रीड करवाते हैं, ऑफलाइन में भी करवाते हैं। साथ में संडे टेस्ट भी होता है हमारे पास, जैसे प्री प्लस मेन का टेस्ट होता है फाउंडेशन कोर्स में। ओनली प्री ज्वाइन करते तो फिर ओनली प्री ऑब्जेक्टिव का हमारा टेस्ट होता है। और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी पूरे साल चलती रहती हैं, बहुत सारे बैचेस चलते हैं। जो बैच आपको सूट हो ऑनलाइन में वो ले सकते हैं। ऑफलाइन में हमारे पास 2 ही बैच अवेलेबल है, मॉर्निंग 8:30 से 10:30 और राजस्थान जुडिशरी के लिए 8:30 से 12:30, क्योंकि राजस्थान जुडिशरी में हमारी हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर भी आती है ना। और इवनिंग के अंदर अभी स्टार्ट होगा 3 to 5, तो 2 ही बैच हमारे पास अवेलेबल ऑफलाइन। और ऑनलाइन के अंदर हमारे पास मॉर्निंग में 5 to 8 है, फिर 8:30 से 10:30 2 in 1 चलता है, फिर 3 to 5 भी 2 in 1 चलता है, और फिर इवनिंग के अंदर 5:30 से 8:30 चलता है। तो 5:30 से 8:30 पूरा ऑनलाइन है। मॉर्निंग के अंदर 5 to 8 भी पूरा क्या बोलता है ऑनलाइन है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग हम लोग ऑफिस में नहीं जा पाते हैं, और रात को घर आना भी थोड़ा सा अनसेफ मानते हैं, तो इसलिए वो दोनों ऑनलाइन है। और इस बीच दोनों हमने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रखे हैं। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रही बात डेमो की, ये सब डेमो ही है कि कैसे मैं पढ़ाती हूँ, बट उसके बाद जब 3 दिन बैठ के देखें, उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसकी फ़ी 500 रुपीज़ होती है। वो आप अटेंड करें, फिर आपको लगे कंफर्टेबल आपको ज्वाइन है, देन आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर इसकी डिटेल क्या है आप हमसे ले सकते हैं, कंफर्टेबल आप कर सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस क्लासरूम जैसा क्लासरूम है, वो लाइव चलता है बेटा, उसके अंदर जो है रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग करती नहीं जो क्लासरूम में पढ़ाते, क्यों करें? उसमें तो हम इतना सारा ज्ञान वही दे रहे हैं, सब ये सब चीज़ें वहाँ लिखाते हैं, सारे केस लॉज हम वहाँ पे लिखाते हैं, तो रिकॉर्डिंग देने की जरूरत नहीं है। किसी दिन आपकी छुट्टी हो जाती है तो दूसरे दिन आप क्लास में आके बच्चे से ले लो, वो मना ही नहीं करेगा। ऑनलाइन में छुट्टी हो जाती है तो हम एक बच्चा आप आपस में बात कर सकते हैं ऑनलाइन में, आप कह सकते हो मुझे मैडम दे दीजिए, मना ही नहीं करते हैं। इवन कई बार आपके लिए आधे घंटे जल्दी आके वो डिस्कशन भी कर लेते हैं। तो क्लासेस ज्वाइन करें, बाकी पढ़ते रहिए। आज के लिए